नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। इंडोनेशिया से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि G20 का भी आगाज 8, 9, 10 तारीख को होने जा रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां G20 की मेजबानी भारत कर रहा है, उससे पहले आसियान समिट में पीएम मोदी का पहुंचना और वहां से सीधे तौर पर कई संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, आसियान नेताओं से मिलकर अच्छा लगा, आसियान नेताओं से मिलकर खुशी होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, चीन ने जो इकोनॉमी में अपनी इजाफा किया, जो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई, उसकी वजह थी उसके प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट तैयार करना, उसकी प्रोडक्ट जो कि सस्ते और ऐसे में मार्केट में उसकी डिमांड का बढ़ना। ये 2 पॉइंट बहुत अहम फैक्टर रहे। अब देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत के लिए जब रवाना हुआ पीएम मोदी। आसियान समिट पर पीएम मोदी का ट्वीट, जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि नेताओं से मिलकर अच्छा लगा। तो एक बार फिर दुनिया में आप भारत का डंका बजता हुआ देख सकते हैं। आज इंडोनेशिया से पूरी दुनिया में भारत की धमक देखने को मिली। जकार्ता में आसियान सम्मेलन, जिसमें 43वें सम्मेलन में पीएम मोदी पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए कहते हैं साफ तौर पर कि यहां सभी के साथ मिलने की हम बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि भारत जब तरक्की करे, भारत के हित के साथ दुनिया का हित भी हो। देखिए, मोदी की एक एक बात को आसियान देशों ने बड़े गौर से सुना। इस दौरान में आसियान समिट में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, लाओस और सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और सभी लोग बहुत ही ध्यान से पीएम मोदी की हर बात को बारीकी से सुन रहे थे। आसियान मैटर्स, क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं, साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। भारत की खासियत यही है कि हम हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, जो तोड़ने की बात करते हैं उनको जवाब देना भी जानता है भारत। चर्चा की शुरुआत करते हैं मेजर अली शाह हमारे साथ में, डिफेंस एक्सपर्ट। यूके देवनाथ रहेंगे डिफेंस एक्सपर्ट, विनोद शुक्ला रहेंगे फॉरेन एक्सपर्ट। सभी का एक बार स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत में करूंगी एक बार मेजर अली शाह के साथ में। मेजर अली शाह, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम द लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, नंबर 3 होगा हमारा 3rd टेन्योर में, तो क्या ये मानकर चलें कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो डिफेंस के क्षेत्र में भी हम ना सिर्फ अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहे हैं, बल्कि डिफेंस मार्केट में भारत को एस्टैब्लिश भी कर रहे हैं और आज पीएम मोदी का वहां पर जाना ये उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है? बिल्कुल, आपकी बात सही है और बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, कुछ टाइम पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने कहा था, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया ही ना बनाए बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए, और हमने बेबी कदम इसमें पहला कदम तो शुरू कर दिया है। हम जैसे फिलीपीन जैसे अन्य देशों के लिए हम डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप देखिए आत्मनिर्भरता की तरफ हिंदुस्तान का जो कदम है बिल्कुल सही दुरुस्त गया है। और यहाँ पे एशियन की बात रही तो जी हाँ, आज की तारीख में बाहर के देश विदेश हम जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर होने वाला है डिफेंस के मामले में। हर जगह पे डिफेंस की हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिफेंस डील्स करेंगे, तो हर कोई राष्ट्र चाहेगा कि हिंदुस्तान से हाथ मिलाएं आगे जाके। और एशियन के साथ केवल डिफेंस ही नहीं, मैं मानता हूं कि कल्चरली भी हमारे बहुत से अच्छे कनेक्शन है उनके साथ। तो इंडिया इंडोनेशिया बिल्कुल बिल्कुल समानता, बिल्कुल बिल्कुल। तो जकार्ता इंडोनेशिया के साथ देखिए, अब प्रधानमंत्री साहब ने
कोर चेयर किया इवेंट वहां पे जकार्ता के, वो तो चेयरपर्सन थे ही थे। इसके अलावा आप देखिए अन्य देश आज की तारीख में इस ताक में बैठे हुए हैं कि हम हिंदुस्तान से हाथ मिलाएं और हिंदुस्तान से हम डिफेंस डील या कोई भी डील करें। हर कोई चाह रहा है और हिंदुस्तान इमर्ज हो रहा है एज अ ग्लोबल पावर, नंबर 1 पावर। सबकी पूरी दुनिया की नजरें आज की तारीख में, अगर हम मैप को देखें आसमान से, चंद्रमा से, या जहाँ पे भी हमने सोलर मिशन किया है, हिंदुस्तान एक हाईलाइट होकर नजर आएगा वहां पे, क्योंकि हिंदुस्तान ने काम ऐसे किए हैं अच्छे अच्छे कि भाई देश को रोशन करने के काम किए हैं। तो बात सही है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, एशियान में बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत ही आगे का अच्छा कदम होगा ये। यूके देवनाथ जी, मेरा सवाल यह है कि जब हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की और हम जब बात ये कर रहे हैं कि ये नए दौर का भारत है, तो क्या ये मानकर चले G20 की तैयारियों के बीच में आसियान में जाना सीधे तौर पर दुश्मन देश को ये जवाब देने जैसा था कि आप जहां कदम आगे बढ़ा रहे हैं वहां आपको रोकने का दम हम रखते हैं? जी हाँ पूजा, मुझे भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करनी पड़ेगी कि G20 में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने के बावजूद उन्होंने 24 घंटे का समय निकाला। 8 घंटे उनको लग गए इंडोनेशिया जकार्ता जाने में, 8 घंटे वहां पर उन्होंने व्यतीत किए और अब 8 घंटे वो वापस आ रहे हैं देश में G20 की नेतृत्व करने के लिए फिर से। ये दिखाता है कि उनमें कितनी ऊर्जा है। और मैं आपको बताता हूं पूजा, 8 घंटे जो उन्होंने जकार्ता में आसियान समिट में व्यतीत किए, उसका मिनट टू मिनट कार्रवाई जो हो रही थी वो इतनी पावरफुल थी कि ना सिर्फ आसियान के देश वरन दुनिया के जो लीडिंग कंट्रीज हैं वो भी मोदी जी पर नजर गड़ाए हुए थे कि भारत के प्रधानमंत्री आसियान में क्या बोलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये आज मेरे ख्याल से की कि आसियान के सब देशों को आगे बढ़ना पड़ेगा एक साथ मिलकर, जिसमें भारत भी अपना योगदान देने वाला है। उन्होंने वहां पर आज तो शुरुआत हो चुकी है, भारत के साथ मिलकर सब देश अब FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर भविष्य में आसियान के सारे देश मिलकर आपस में किस तरह से ट्रेड करें, अपने टैरिफ बैरियर्स को कम करें। हर आसियान देश में एक खासियत है, वो कहीं पर टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, किसी देश में फल फ्रूट का मार्केट बहुत ज़्यादा विकसित है, किसी देश में एग्रो प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और किसी किसी आसियान देश में खनिज पदार्थ जो है वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हैं। तो मोदी जी ने आज वहाँ पर FTA बिटवीन आसियान देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भविष्य में कैसे होगा, और ये स्ट्रैटेजी है जब हम भारत को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए भारत को बाजार समझकर यहां पर उपनिवेशक आए, राज किया, लेकिन आज भारत खुद से एक जो लड़ाई लड़ी, जो सबक हमने सीखे, उसके बाद हम किसी को मिटाने की नहीं बल्कि साथ बढ़ने की बात करते हैं। देखिए पूजा, भारत जो है बहुत हजारों साल पुरानी सभ्यता है। हजारों साल से भारत ने सिर्फ दूसरे देशों को अपने साथ लेकर आगे बढ़े हैं। जैसे हम आज साउथ आसियान कंट्रीज की बात कर रहे हैं, 2000 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे यहाँ से चोला साम्राज्य के समय से उड़ीसा के कोस्टल एरिया से हमारे व्यापारी नावों में बैठ के, छोटे छोटे उस जमाने में लकड़ी के जहाज होते थे, वो वहाँ जावा, सुमात्रा, बार्नी, बोर्नियो में गए, व्यापार किया। आज भी वहाँ पर भारत के हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारे सुंदर सुंदर मंदिर वहाँ पर भी आज स्थापित हैं, जिनकी की 500 साल या 1000 साल पुरानी हेरिटेज है। हमने किसी पे हमला कभी नहीं किया, हमारे व्यापारी वहां गए, भारत में जो चीज ज्यादा मिलती थी वहां उन्होंने उसको व्यापार में किया और वापस आते वक्त वहां पर जो चीज अच्छी मिलती थी उसको लेकर आकर हमारे व्यापारियों ने भारत में बेचा। ये एक 700, 800, 1000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है। और मैं आपको बताता हूं आज की तारीख में भी, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इंडोनेशिया हम समझते हैं एक मुस्लिम देश है, लेकिन वहां पर भारत की विरासत, हमारे हिंदू जो टेंपल्स हैं और हमारी जो हिंदू सभ्यता और कल्चर है, कितनी इज्जत है वहां पर। आप वहां पे जाइए एयरपोर्ट टर्मिनल में आपको सरस्वती, गणेश, इन सब की मूर्तियां मिलेंगी, शिवा की मूर्ति मिलेगी। यानी वहां पर भारतीय सभ्यता, हमारे जो धर्म है, धर्म के बारे में कोई भी ऐसी नहीं है कि हमने लेकिन क्या जो जवाब मिलना चाहिए था वो जवाब मिल गया ना उन देशों को जिनको जवाब देने की एक स्ट्रैटेजी बनाई गई। जो उत्तर में जिंगमिन बैठे हैं, चीन बैठे हैं, चीन को पता लग गया कि आसियान देश में अगर एक नेचुरल लीडर है वो चीन नहीं है। भविष्य में आसियान देश को भारत ही लेकर आगे बैठेगा, बढ़ेगा। यही हमारी एक स्ट्रैटेजी थी विनोद जी। जहां तक अभी तक समझ पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये कीमती समय निकाला,
अब ये समझा जा सकता है कि फिलहाल संजीदगी भारत की उन देशों को जवाब देने के लिए जो अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझते हैं, क्या आप मानते हैं कि एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए था वो पावरफुल इंपैक्ट इस समिट में जाकर उसका पार्ट बन के और वहां पर अपनी बात को मजबूती से रख के हमने कर लिया? देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ते हैं जब वो एक जो सहयोग और सहकार के साथ रीजनल डेवलपमेंट की अपनी जो नीति है उस पर आगे बढ़ें, और इस नीति में आगे बढ़ने के साथ साथ उनको जिनको मैसेजिंग देनी होती है वो मैसेज दे देते हैं। बहुत इम्फेटिकली कोई चीज़ नहीं कहते हैं, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें कह दी जाती हैं। तो जो आपका मूल प्रश्न था कि जिनको मैसेज देना था दे दिया गया, निश्चित तौर पर उनको मैसेज दे दिया गया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके निहितार्थ क्या हैं, इसके मतलब क्या हैं, वो समझना जरूरी है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो 12 पॉइंट एजेंडा रिलीज किया है प्रधानमंत्री के, उसके बाद उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र से लेकर के यूरोप तक एक कॉरिडोर पर बात हो रही है जो मिडिल ईस्ट को जोड़ता हुआ भारत और ये सब को लेकर के एक होगा, और वो इस पूरे इलाके के डेवलपमेंट की बात करेगा, डेवलपमेंट करेगा। और अगर भारत की तरफ से इस तरह का एक इनिशिएटिव होता है तो जिनको आप कह रही हैं कि जिन लोगों के लिए मैसेजिंग है वो अलग थलग पड़े हुए हैं, और भारत इसी पर लगातार काम कर रहा है, और G20 में भी बहुत कुछ वैसा ही दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस पूरी मुहिम में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे देश भारत के साथ बेहतर तरीके से काम करते हुए डिफेंस से लेकर के एग्रीकल्चर, डिफेंस, सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब में विकास कर रहे हैं, और वो विकास धीरे धीरे नज़र आ रहा है। भारत में नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो इन्हीं इलाकों को महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ेगा। तो ये सारा का सारा, और एक जो सबसे और मुझे लगता है कि विकास के साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भरोसा, और वो भरोसा तो भारत ने इतना ज़्यादा कमा लिया है कि अब कोई भी आंखें बंद करके भारत पे भरोसा करता है। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? आपका अपना आकलन क्या है? नहीं, देखिए, भरोसा, ये जो भारत में भरोसे की बात है, भारत में भरोसा लंबे समय से इतिहास है। भारत ने कभी न किसी पर आक्रमण किया है। जो बात हो रही थी कि शिप बनाने, मेरा वहां पर कहने का मतलब ये नहीं कि हम उस विषय में, मेरा मतलब भरोसे का यहाँ पर ये है कि हम उतने सशक्त हो चुके हैं कि हम अगर किसी को बुला रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, या फिर यहाँ पर आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उस लिहाज से मैं बोल रही हूँ कि वो भरोसा हमने आज कायम कर लिया है। नहीं, बिल्कुल आप वो हमने करके दिखाया है ना, हम करके दिखाया है। जैसे हम मेक इन इंडिया की बात करें तो हम जो डिफेंस प्रोडक्ट्स बाहर देशों को देख रहे हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं, उनको हम जिस तरह से सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, जिस तरह से उनको हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें दिखा, तो वो निश्चित तौर पर जो भारत के को लेकर के विश्वास है। और वो बहुत सारी रेटिंग्स हैं जिन्होंने भारत के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के जिस तरह से क्रेडिबिलिटी बेहतर हुई है, वो सारी निश्चित तौर पर वो ग्लोबली बढ़ा है। उसमें किसी रीजन की बात नहीं कर सकते हम। वो ग्लोबली भारत में इन्वेस्टर्स का, भारत में सिक्योरिटी को लेकर के वो बढ़ा है, और वो लगातार मतलब बेसिकली ये कह सकते हैं कि चाइना के लिए जो एक बड़ा कॉम्पिटिटर इस वक्त उभर रहा है बनकर, वो भारत है। और जिस तरीके से मार्केट में अपनी पैठ बनाई चीन ने, उस दिशा में हमारे मजबूती से कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। रमनीश वत्स भी हमारे साथ में जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रमनीश वत्स, आप क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी का यू बार बार जाना, वन नेशन वन फैमिली का जिक्र करना, वन फ्यूचर का जिक्र करना, ये किस दिशा में बढ़ता कदम है? क्या ये मानकर चलें कि एक स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी है जो हमारे दुश्मन देश है उनको सबक सिखाने के लिए, और किसी भी देश को सबसे ज्यादा सबक सिखाने के लिए उसकी इकोनॉमी पर हमला करना इंपॉर्टेंट होता है, और उस इकोनॉमी पर हमला करने के लिए वहां कुछ मिटाने की जरूरत नहीं है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की जरूरत है। और क्या ये उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है? देखिए, मुझे लगता है पूजा जी, अभी जो G20 समिट, मुझे लगता है ये गौरव का विषय है, और ये गौरव पूरे देश के लिए है। ये मान बढ़ाने वाला, हमारी अस्मिता को बढ़ाने वाला है कदम, और मैं इसका सबसे पहले तो स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है कि G20 समिट हमारे देश में आज होने जा रहा है, और आप देखिए कि विश्व के महान जो राष्ट्राध्यक्ष, जिसके बारे में विपक्ष कल्पना करते कि जो बाइडेन नहीं आएंगे, पुतिन नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, मतलब ये आलोचना के दृष्टिकोण से जो लोग देख रहे थे, उनके लिए मुझे लगता है करारा तमाचा लगा है कि आज देखिए कि
जितने बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं हमारे देश में आ रहे हैं। और जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं, भारत विश्व गुरु बनेगा तो एक इकोनॉमी जो है आधार बनेगा। और इकोनॉमी आधार बना, जैसा कि 2014 से पहले जो स्थिति हमारी थी 10वें पायदान से आज 5वें पायदान पे यदि हम इकोनॉमी में हमारे देश की हुई है, तो इसमें बहुत बड़ा श्रेय जो जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। और प्रधानमंत्री जी की नीति को जाता है, नीयत को जाता है, नैतिकता को जाता है। और मुझे लगता है कि ये लगातार आप G20 समिट में जितने राष्ट्राध्यक्ष आएंगे हमारे देश जो आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ा एक मुझे लगता है आयाम प्रस्तुत करेगा हमारी इकोनॉमी से लेकर के हमारे जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा और करेगा। और जहाँ तक विकास की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमारी आज की जो इकोनॉमी है या GDP की बात करें तो और अन्य देश जो हमारे जो देखा जाए तो उससे ज़्यादा अच्छी है। अभी आप GDP आप अमेरिका की तुलना हम करते हैं या आप चाइना की बात करें या आप अन्य देशों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्रगति है, हमारी जो GDP का रेट है, 2008 वो बहुत का दौर ज़्यादा जब अच्छा रिसेशन है। का दौर शुरू हुआ था, उस वक्त पर भी जो मौजूदा सरकार थी उस बहती हवा में हमारी इकोनॉमी को संभाल पाने में तब भी जो प्रयास किए जा रहे थे वो काफी हद तक सफल होते जा रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत लगातार मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ, हर दिन एक नए आयाम को छूता हुआ, और ऐसे में जो दुश्मन देश हैं उनका दिल धक धक करता है और हम कहते हैं भारत माता की जय।